बड़ी खबर के साथ करेंगे। गोरखपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का चौथा दिन है आज, और सीएम योगी ने जनता दर्शन किए, यानी जनता दरबार लगाया, और दूर दराज से जो लोग उनके पास पहुंचे थे अपनी शिकायतों को लेकर, उनकी शिकायतों को सुना, उनकी समस्याओं का समाधान किया, और कई ऐसी समस्याएं थी जिसका अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। तो गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम हुआ और इसमें दूर दराज से लोग पहुंचे अपनी शिकायतों को लेकर, अपनी पीड़ा को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास। और वो चूंकि गोरखपुर के दौरे पे है, आज उनके दौरे का चौथा दिन है, और अक्सर जब भी वो गोरखपुर में आए हैं तो उनकी एक कोशिश रही है कि यहाँ पे लोगों से मिला जाए, जनता दरबार लगा के जनता दर्शन किए जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए, उनका समाधान किया जाए, और अक्सर ऐसा वो करते भी हैं। तो सीएम योगी ने यहाँ दूर दूर से जो लोग पहुंचे थे अपनी शिकायतें लेके उनके पास, उनकी शिकायतों का समाधान किया, और जल्द से जल्द कई ऐसी शिकायतें थी जिनका अधिकारियों को निर्देश दिया कि इनका समाधान कीजिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का चौथा दिन, इससे पहले भी उन्होंने जनता दरबार लगाया था। आज एक बार फिर वो लोगों से रूबरू हुए, उनकी शिकायतों को सुना। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में भी उन्होंने शिरकत की, कई धार्मिक कार्यक्रम जिसमें वो हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए, उसमें शिरकत करते हुए दिखाई दिए। तो सीएम योगी ने ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब लोग उनके पास पहुंचे थे और बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची थी, और उन्होंने उनसे बात की, उनकी शिकायतों को सुना, संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द उनके समाधान के निर्देश दिए। तो सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज चौथा दिन है, और आज भी उन्होंने यहां जनता दरबार लगा के लोगों की समस्याओं को सुना, बड़ी गंभीरता से उनसे बात की, उनसे समझा उस पूरी शिकायत को, और फिर कुछ ऐसी शिकायतें थी जिनका समाधान मौके पर ही कर दिया गया, और कुछ ऐसी थी जिनको जल्द से जल्द अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। तो गोरखनाथ मंदिर में ये जनता दर्शन उन्होंने किया, यहां पे लोग पहुंचे थे दूर दराज से अपनी शिकायतों को लेकर, और मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर में आए हैं तो हमेशा उनकी एक कोशिश रही है कि यहाँ पे जनता दरबार लगा के लोगों से मिला जाए, उनकी शिकायतों को सुना जाए, उनका समाधान किया जाए। और अक्सर इस तरह की तस्वीरें आती हैं जब भी वो गोरखपुर आते हैं। अभी निकाय चुनाव में ज़रूर थोड़ा इस कार्यक्रम को टाला गया था, लेकिन निकाय चुनाव जैसे ही खत्म हुआ उसके अगले दिन मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे, जनता दर्शन उन्होंने किए, लोगों की समस्याओं को सुना, उनका समाधान किया, और उन्होंने हमेशा अधिकारियों को भी ये कहा है कि कोशिश ये हो कि लोगों की समस्या आने से पहले, यानी यहां तक ना आ जाए, उनकी समस्याओं का समाधान हो, और अगर यहां कोई पहुंच रहा है तो उस पर किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और हरेंद्र दुबे गोरखपुर से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। हरेंद्र, मुख्यमंत्री का आज चौथा दिन उनके दौरे का, आज भी उन्होंने जनता दर्शन किए, और क्या कुछ खास रहा और क्या रहने वाला है खास? देखिए, हर बार की बात ही भांति इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाया, और पूर्वांचल के अनेक जिलों से पहुंची गोरखनाथ मंदिर में जनता की समस्याओं को सुनने का काम किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मामले राजस्व विभाग के आए थे। महिलाएं अपने घर की समस्या, अपने जमीन की समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंची हुई थी। आज मुख्यमंत्री ने सबकी समस्या को सुनते हुए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिया है। तो आज दौरे का चौथा दिन है, चौथे दिन भी उन्होंने जनता दरबार लगाई, और बस चंद समय बाद ही गोरखपुर से महाराजगंज के लिए रवाना होंगे, जहाँ रुद्राभिषेक करेंगे और वहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे चौक मंदिर पर, और वहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो खास तौर से मुख्यमंत्री जब गोरखपुर आते हैं तो जनता दर्शन का कार्यक्रम अवश्य लगाते हैं, और जनता की समस्या को सुन करके संबंधित अधिकारी को हमेशा दिशा निर्देश देते हैं निस्तारण करने के लिए लोगों की समस्या, क्योंकि उनका मानना है कि थाने स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर अगर जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाया जाए तो जो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लोगों की भीड़ आती है वह भीड़ नहीं आएगी। उन लोगों की समस्या का समाधान अधिकारी मौके पर ही कर देंगे।
हरिंद्र, इससे पहले वो कई धार्मिक कार्यक्रमों में भी शामिल होते हुए दिखाई दिए थे। क्या आज भी इस तरह के कुछ कार्यक्रम हैं जहां वो दिखाई देंगे? देखिए, कल जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर का विस्तारीकरण हुआ, कई देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा हुए, मूर्तियां स्थापित हुई, तो खास तौर से कल शाम को ही भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया था। मुख्यमंत्री ने भजन का वो जो है कि सुनने का काम किया खास तौर से। और उसके बाद आज कोई धार्मिक कार्य नहीं है, फिर भी सुबह उठ करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले पूजा आराधना करने के बाद, योगा करने के बाद गौशाला गए। गौशाला जाने के बाद गायों की सेवा करने के बाद मुख्य जनता दर्शन में पहुंचे हैं और जनता की समस्या को सुनने का काम किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हरिंद्र इस जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। आगे बढ़ते हैं। आज महाराजगंज के दौरे पे भी रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी जो हैं वो आज पहुंचेंगे चौक नगर पंचायत, जहां सुबह करीब 11 बजे महाराजगंज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और रुद्र महायज्ञ भंडारे में वो शामिल होंगे। और सीएम योगी सोनाड़ी देवी का दर्शन भी वो करेंगे। इसके अलावा गोरखनाथ मंदिर में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसमें भी वो हिस्सा लेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार, चूंकि अभी तक तो वो उनके गोरखपुर दौरे पे थे, आज चौथा दिन उनके गोरखपुर दौरे का, लेकिन गोरखपुर से वो महाराजगंज भी जाएंगे और महाराजगंज के दौरे पे भी वो रहेंगे और यहाँ पे रुद्र महायज्ञ भंडारे में वो शामिल होंगे। सुबह करीब 11 बजे महाराजगंज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ पे भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट उनके दौरे को लेकर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे चौक नगर पंचायत पहुंचेंगे, रुद्र महायज्ञ भंडारे में वो शामिल होंगे और सीएम योगी सोनाड़ी देवी के दर्शन भी करेंगे। और अभिमुक्त हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अभिमुक्त, मुख्यमंत्री आज महाराजगंज आ रहे हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? निश्चित तौर पे बता दें, आज का महाराजगंज के चौक नगर पंचायत में गोरखनाथ मंदिर में कार्यक्रम है। करीब 3 घंटे का लगभग आज मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम है। 3 घंटे महाराजगंज जिले में रहेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले आएंगे तो मुख्यमंत्री जो है गोरखनाथ मंदिर में शिव, गणेश और पार्वती की मूर्ति का जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उसके बाद वहां जो है शिव रुद्र महायज्ञ का समापन है, उसमें भंडारे का भी आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री सोनाड़ी देवी मंदिर का जो है दर्शन पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे। वहीं बगल में उनकी छावनी है, उसका भी निरीक्षण करेंगे। तो इस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, जगह जगह पे पुलिस बल तैनात किए गए हैं जिससे कि कोई अनावश्यक तरीके की कोई समस्या ना हो। पूर्ण रूप से जो है तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिमुक्त जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री के महाराजगंज दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आ चुका है और करीब 11:25 पे वो यहाँ पहुंचेंगे महाराजगंज। इसके बाद 11:35 पे श्रीनाथ मंदिर में वो दर्शन पूजन करेंगे और 11:50 पे शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। उसके बाद करीब 12:10 पे यज्ञशाला में हवन पूर्णाहुति में वो शामिल होंगे और 12:40 पे कथा मंडप में लोगों को वो संबोधित भी करेंगे और इसी वक्त पे सोनाड़ी देवी मंदिर में वो दर्शन करेंगे। करीब 12:55 पे सोनाड़ी देवी से चौक छावनी वो जाएंगे और फिर 1:15 पे चौक छावनी में भंडारा कार्यक्रम है, उसमें वो शामिल होंगे। और माफिया मुख्तार अंसारी की आज कोर्ट में पेशी है और आज अदालत में 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई होगी। बांदा जेल में बंद मुख्तार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में अवधेश हत्याकांड में सुनवाई है। आजमगढ़ एमपी एमएलए कोर्ट में मजदूर हत्याकांड में सुनवाई होगी। तो आज अदालत में 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई होगी और बांदा जेल में बंद मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाएगी।
वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में अवधेश हत्याकांड में सुनवाई और आजमगढ़ एमपी एमएलए कोर्ट में मजदूर हत्याकांड में सुनवाई होनी है। तो माफिया मुख्तार अंसारी की आज कोर्ट में पेशी होगी। 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई है। और अश्विनी इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, आज 2 अलग अलग मामलों में मुख्तार की पेशी है। बिल्कुल, अगर बात करें मुख्तार अंसारी की, लगातार जो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे उनकी सुनवाई हो रही है, उन पर फैसले आ रहे हैं। आज 2 मामलों में मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के सामने पेश होना है। एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों मामले सुनवाई होगी। एक पहली सुनवाई होगी वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में होगी, जहां पर अवधेश राय जो अजय राय पूर्व विधायक है, उनके भाई हैं, उनकी 3 अगस्त 1991 को हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अजय राय ने 5 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें जो मुख्तार अंसारी को भी आरोपी बनाया था। दूसरा मामला है जो है वो है सड़क निर्माण के दौरान गोलाबारी होती है, उसमें एक मजदूर की मौत हो जाती है। उसके बाद इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत कुल 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है। साथ ही साथ जब एफआईआर दर्ज होती है, चार्जशीट लगती है, तो उसमें 18 लोगों को इसमें गवाह भी बनाया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार सुनवाई का दौर जारी है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है, जल्द से जल्द सरकार चाह रही है कि उन मुकदमों का निपटारा हो जाए, जिससे सख्त से सख्त सजा उसको मिल पाए, क्योंकि उसका माफिया राज जो था पूरे पूर्वांचल में या कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। कहीं ना कहीं कई बेगुनाहों की हत्या में वो शामिल है। ऐसी तमाम एफआईआर उनके खिलाफ है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो पिछली सरकारें थी, उनकी कमजोरियों के चलते क्या तो सबूत मिट जाते थे या फिर गवाह पीछे हट जाते थे, ऐसे में सजा नहीं हो पाती थी। लेकिन पिछले 5 सालों में सरकार ने किस तरीके से चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो या तमाम अन्य माफिया हों, उनके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज है, उनके खिलाफ कोई गवाही देना चाहता है, तो उसकी सुरक्षा से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार चाह रही है जिसने गलत किया है उसको सजा मिले, साथ ही साथ जिसके साथ गलत हुआ उसको न्याय मिले। आज जो सुनवाई होगी, निश्चित तौर पर सब पूरी संभावना है वाराणसी का जो मामला है उसमें जो फैसले की तारीख तय की जा सकती है, फैसला कब आएगा इसकी तारीख तय की जा सकती है। कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है उसके अनुसार आगे काम बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं कोर्ट बेहतर ढंग से फैसला सुनाएगा, जल्द से जल्द फैसला सुनाएगा, तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है उसको काफी राहत मिलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 अलग अलग मामलों में मुख्तार की आज पेशी है। वाराणसी से खबर है, जहां ज्ञानवापी से जुड़े 7 मुकदमों का मामला है और जिला कोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई। बीते शुक्रवार को मामले में सुनवाई टल गई थी और कोर्ट ने 22 मई को सुनवाई के लिए तारीख दी थी और इसमें आज सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ यह मामला, जिसमें पिछली बार सुनवाई टल गई थी, और ज्ञानवापी से जुड़े 7 मुकदमों का यानी 7 मामलों का जिला कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। और बीते शुक्रवार को मामले में सुनवाई टल गई थी। कोर्ट ने 22 मई को सुनवाई के लिए तारीख तय की थी। तो जिला कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी और बीते शुक्रवार की अगर बात करें तो तब सुनवाई टल गई थी, 22 तारीख तय की गई थी। आज इस मामले में सुनवाई होनी। तो जिला कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी और बीते शुक्रवार को सुनवाई टल गई थी, आज सुनवाई होगी। सबकी नजरें इस पे हैं कि कोर्ट का रुख क्या इस पे रहेगा। 7 अलग अलग मामले हैं और 7 मुकदमों का यह मामला है। तो आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल मां श्रृंगार गौरी प्रकरण की 4 वादनी महिलाओं ने जिला जज की अदालत में आवेदन पत्र दिया। उनकी तरफ से अनुरोध किया गया कि ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े एक ही प्रकृति के 7 अलग अलग मुकदमों को अन्य अदालतों से तलब कर स्वयं एक साथ सुनवाई करें और इस पर जिला जज ने अन्य अदालतों में लंबित वादों को अपनी अदालत में तलब किया। अब यह विचार होना है कि सभी मामले एक साथ सुने जाने योग्य है या नहीं। और संतोष ओझा हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, आज ज्ञानवापी के इस मामले में सुनवाई होनी है जिसमें 7 अलग अलग मामलों को एक साथ सुनने की सुनवाई। देखिए, यदि आज की बात की जाए तो आज कोर्ट में 3 मामले सुने जाएंगे, जिस मामलों में सबसे ऊपर सारे 7 केस जो है उन केस को एक अदालत में सुनने की है।
दूसरा मुस्लिम पक्ष ने जिस पे आपत्ति देनी है वो ये है कि पूरे परिसर का साइंटिफिक सर्वे करानी है। और तीसरा जो मामला है वो मामला सिंगार गौरी के उत्तराधिकारी चुनने से है। समझा जा सकता है कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो सातों केसों को एक साथ क्लब करने से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि जब तक ये केस क्लब नहीं होगा दोनों पक्षों का ये मानना है कि फैसला जल्दी नहीं आएगा और सुगमता से इस केस को नहीं चलाया जा सकता है। दूसरी ओर यदि साइंटिफिक सर्वे की बात करें तो साइंटिफिक सर्वे में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि इस पूरे मामले को जिला न्यायालय पेंडिंग में डालेगा या यूं कहा जाए कि अगले आदेश तक का इंतजार करेगी। तीसरा जो मामला है ज्ञानवापी के उत्तराधिकारी चुनने को लेकर है, इस पे भी संभवतः निर्णय आज नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी इसमें पक्ष विपक्ष के तर्क को रखे जाएंगे, वादी और प्रतिवादी दोनों अपने पक्ष को रखेंगे और साथ ही साथ तमाम ऐसे जो साक्ष्य होंगे उन साक्ष्य को दोनों ओर से प्रस्तुत किया जाएगा जिनसे अपनी उनकी बात मजबूत होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। और आज कन्नौज में होगी समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समीक्षा बैठक करेंगे, निकाय चुनाव के परिणाम की वो समीक्षा करेंगे और उपचुनाव में मिली हार की भी समीक्षा की जाएगी। तो अखिलेश यादव अब क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है उससे पहले अब एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और अभी निकाय चुनाव जो हुआ, उपचुनाव जो हुआ, उसमें जो हार हुई, उसमें जो परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं आ पाए, उसको लेकर मंथन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी आगे की कि अब आगे कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जाए। तो आज कन्नौज में यह बैठक है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां समीक्षा बैठक करने वाले हैं और निकाय चुनाव के परिणाम की वो समीक्षा करेंगे, मंथन करेंगे कि आखिर हार के कारण क्या रहे, क्यों उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं आ रहे, फिर चाहे उपचुनाव हो या निकाय चुनाव हो। उधर आज कांग्रेस में भी समीक्षा बैठक करने वाली है और कांग्रेस मुख्यालय में समीक्षा बैठक होगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ये बैठक करेंगे और निकाय चुनाव में मिली हार की समीक्षा होगी। नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी मंथन किया जाएगा और कुछ नए चेहरों को कार्यकारिणी में जगह मिलने की चर्चाएं हैं। तो कांग्रेस भी अब मंथन कर रही है चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां पे अब मंथन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, टारगेट सेट किए जा रहे हैं कि निकाय में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आने वाला जो चुनाव है, बड़ा चुनाव, लोकसभा का चुनाव, उसमें कैसे जमीन तलाशनी है उत्तर प्रदेश में। बृजलाल खाबरी जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य क्षेत्रीय दल, पूरी तरह से अब एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां खोड़ा में शराबी ऑटो चालकों का आतंक देखा गया और रास्ते में ऑटो खड़ा कर शराब पी रहे थे ऑटो चालक और ऑटो को हटाने के लिए कहा तो जमकर यहां पे मारपीट की गई। युवक को ऑटो चालकों ने लाठी डंडों से पीटा है और 6,500 रुपए और कान की सोने की जो बाली थी वो लूट ली गई इन चालकों द्वारा और इन शराबी चालकों ने घर तक पीछा किया, वहां भी हमला किया। खोड़ा कॉलोनी के यादव चौक, नेहरू गार्डन चौक इलाके का यह मामला है, जहां ये बेखौफ ऑटो चालक जो शराब के नशे में धुत थे वो यहां पे मारपीट करते हुए नजर आए, लूटपाट करते हुए नजर आए। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां मोबाइल लूटने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे, यानी 2 बदमाश वहां से फरार हो गए और तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बदमाश से स्कूटी और लूट के 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और बिसरख इलाके के ट्राइडेंट गोल चक्कर के पास यह मुठभेड़ हुई। पिछले कई दिनों में कई बदमाशों को पुलिस एनकाउंटर में ढेर भी किया गया, कई बदमाशों को शिकंजे में लिया गया और कई बदमाशों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। मंशा अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की है और उसी को लेकर पुलिस भी एक्टिव दिखाई दे रही है। मौके से 2 बदमाश यहां से भाग गए, उनकी तलाश की जा रही है। फरार बदमाशों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। चेकिंग चल रही थी, ये 2-3 दिन से प्रोग्राम लगातार चलाया जा रहा है चेकिंग के लिए। तो उसमें एक सिटी चौराहे के पे सूचना मिली कि 3 लोग जो है वो संदिग्ध हैं और रोकने पर वो भागे। इस पर सेट से बताया गया, सभी लोग अलर्ट हो गए और जब इनका पीछा किया गया तो सेक्टर 3 में जहाँ पर ये भट्ठा है
तो चेकिंग चल रही थी, ये 2-3 दिन से प्रोग्राम। और अगली खबर गाजीपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल बिगड़े हैं एक बार फिर से। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां पे विवादित बयान दिया है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन का अपमान किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों को गेरुआ वस्त्र में आतंकवादी बोल दिया और रामराज को हटाना है, साधु के वेश में आतंकी हैं, यह स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग भारत विरोधी है और स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म की आड़ में किसी को नीच नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है और धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अधर्मी नहीं कह सकते, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, कभी रामचरितमानस, कभी राम को लेकर, और अब एक बार फिर उन्होंने विवादित बयान दिया है। तो समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल एक बार फिर बिगड़े हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों को गेरुआ वस्त्र में आतंकवादी बताया और रामराज को हटाना है, साधु के वेश में आतंकी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। आसिफ अंसारी हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। आसिफ, इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई विवादित बयान दिए हैं, एक बार फिर वो यहाँ पे सनातन को लेकर विवादित बयान देते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, कल मोहम्मदाबाद के क्षेत्र में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान आया था, जो बीजेपी सरकार को घेरते हुए ये व्यवस्था ध्वस्त करने की बात कही है। वही देखा जाए तो साधु संतों पर ये आतंकवादी का भी मोहर लगा दी। साधु संत जो है ये ढोंग है, ये आतंकवादी हैं, इसके ऊपर भी कितने लोग छिपे हुए हैं, ये जो आड़ में साधु संत बने ये ढोंग मचा रहे हैं। अब उनके इस बयान को लेकर किस तरह की सियासी हलचल है, चूंकि जाहिर है पहले रामचरितमानस, फिर राम, अब सनातन, अब साधु संतों को लेकर इस तरह का जो बयान विवादित दिया गया, सियासत गरमाने की संभावना? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये स्वामी प्रसाद जो मौर्य जो बयान दिए हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दिए हैं कि साधु संत जो है आतंकवादी ढोंग नचा रहे हैं, ये आतंकवादी के फेस में ये लोग भेष बना के संत पूजा कर रहे हैं। जो जितने भी बयान है ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपसे जानकारी के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों को गेरुआ वस्त्र में आतंकवादी बताया, विवादित बयान है और जाहिर है इस पे आने वाले वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ेंगी। खबर बलिया से है, जहां नाव पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ है और मुंडन संस्कार में मालदेपुर घाट पे नाव दुर्घटना हुई है, जहां पे 20 से 25 लोगों के लापता होने की आशंका है। अब तक 2 लोगों के शव को बरामद किया गया है। हादसे के समय करीब 50 लोग नाव पे सवार थे, तो नाव पलटने से ये हादसा हुआ है और इसमें मुंडन संस्कार में मालदेपुर घाट पर यह नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दुर्घटना में 20 से 25 लोगों के लापता होने की आशंका है। अब तक 2 लोगों के शव को बरामद किया गया है। तो हादसे के समय करीब 50 लोग सवार थे इस नाव पे। और बलिया से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जहां नाव पलटने से एक बड़ा हादसा हुआ। और मुंडन संस्कार में मालदेपुर घाट पे नाव हादसे का शिकार हो गई। मनोज इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, अभी इस हादसे को लेकर क्या जानकारी? 50 लोग सवार थे, 20 से 25 लोग अभी लापता है। आपको बताते चले कि ये बलिया जनपद का फेफना थाना क्षेत्र है, जहां पर गंगा घाट में मुंडन संस्कार में लोग आज सुबह तड़के पहुंचे हुए थे। नाव पर इस पार से उस पार सेहरा एक कार्यक्रम होता है जिसमें कि लोगों को जाना होता है। उस दौरान जो है नाव पर लगभग 50 लोग बैठे हुए थे जो जा रहे थे और बीच में जाते जाते नाव डूब गई। नाव के डूबने के साथ ही उसमें से अब अफरा तफरी में बगल में जा रही नावें जो है उसमें बचाने का प्रयास की, लेकिन यह पुष्टि नहीं हो पा रही कि कितने लोगों को अब तक उसमें से बचाया गया। लेकिन डेड बॉडी की पुष्टि है कि 2 महिलाएं उसमें मर गई हैं और जबकि एक की स्थिति दयनीय है जिसको जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है।
पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो यह घाट हमेशा यहाँ हादसे हुआ करते हैं, लेकिन पुलिस इससे हमेशा अनभिज्ञ रहती है। अगर पुलिस चाहती, वहां सुरक्षा देती तो इस तरह के हादसे नहीं होते। उन नावों को चिन्हित किया जाना चाहिए था कि किन नावों पर और कैसे यहाँ पर बिल्कुल, यात्रियों को ये चढ़ाया बड़ी जाए। लापरवाही है और बड़ी चूक है जिसकी वजह से हादसा हुआ। बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो अभी भी कई लोग लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। 2 शव अभी बरामद किए गए हैं। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।